दिल्ली में देर रात से आपने तस्वीरें देखी होंगी। तस्वीरें आपने तुर्कमान गेट की देखी होंगी। वहाँ पर किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जी हाँ, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो अवैध अतिक्रमण फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था। मैं बार बार अवैध शब्द का कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए वहाँ पर प्रशासन की तरफ से टीम गई थी। लेकिन होता क्या है, तस्वीर रात से सुबह कैसे बदली। वहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस पर पथराव किया जाता है, एक तनाव, डराने का माहौल, इस तरीके का माहौल जो है वहाँ पर पैदा किया जाता है। लेकिन ये पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या रही है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है, इसी तस्वीर को साफ करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हाई कोर्ट के जो वकील हैं जिन्होंने इस केस को बारीकी से जाना है, तमाम कानूनी पहलू आप तक वो पहुंचाएंगे और तफसील से आपको बताएंगे कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया। विकास शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी विकास, सबसे पहले आप दर्शकों को एक बार बताइए, तुर्कमान गेट का जो पूरा मामला है, जो केस है, वो हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा, क्या हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही इसकी? देखिए, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर इंक्रोचमेंट था और इलीगल इंक्रोचमेंट होने के साथ साथ में जॉइंट सर्वे रिपोर्ट आती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिसमें LNDO, MCD और बाकी जितने भी लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, सबकी रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट में पता लगा कि वहाँ इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसमें कुछ एरिया ऐसा था जो 1940 में अलॉट हुआ था फॉर रिलीजियस पर्पस, विद द कंडीशन कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए, टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। उसके बावजूद वहाँ इंक्रोचमेंट हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई और जो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है वो कहती है कि वहाँ पे इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। पार्किंग है, बारात घर है, आपका एक डिस्पेंसरी मेडिकल टाइप का जो है सेंटर चल रहा था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। PWD की जो लैंड थी जहाँ फुटपाथ और रोड है वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट पाया गया था। हम जो पिटिशनर है इसमें उन्होंने फाइल की रिप्रेजेंटेशन की जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किसी ने भी एक्शन नहीं लिया तोड़ने के लिए, ना उसको हटाने की बात आई। तो कॉन्स्ट्रेंट ये था कि जब डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा तो हाई कोर्ट जाना पड़ा। जब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट रखे गए, सब तथ्य रखे गए, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो भी लीगल इंक्रोचमेंट है उसको 3 महीने में हटा दिया जाए। अभी नवंबर का ऑर्डर है और फरवरी में इसमें वो 3 महीने पूरे हो रहे थे। साथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबको आप जो अपॉर्चुनिटी है, उनकी सुनवाई है वो ज़रूर कीजिए, कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ चीज़ें हैं, आप दिखा सकते हो। तो डिपार्टमेंट ने जो MCD है, LNDO है, सबको अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी देने के बाद ये कंक्लूजन आई कि उनके पास इसकी ओनरशिप से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिटिशनर ने अपने पिटिशन में क्या कुछ कहा था और क्या दिया था कोर्ट के समक्ष, क्या रखा था पिटिशनर ने इस पूरे मामले को लेकर? तो कोर्ट के समक्ष जो चीज़ें थी, एक तो रिप्रेजेंटेशन थी कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है। दूसरा जो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है वो थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट ने की है, और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक पिटिशन बाकायदा 3 महीने पहले फाइल की गई इस पूरे मामले को लेकर। पिटिशनर ने उसमें क्या कुछ जो है कोर्ट के समक्ष रखा? देखिए, सबसे पहली चीज़ थी रिप्रेजेंटेशन की इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट थे वो रखे गए थे, और जॉइंट सर्वे रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट की थी वो कोर्ट के समक्ष रखी गई थी, और उनको मद्देनज़र रखते हुए बाकी जो डिपार्टमेंट के एडवोकेट थे सबकी सुनवाई हुई है। इवन दिल्ली वक्फ बोर्ड के वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड थ्रू काउंसिल, उसमें उनकी प्रेजेंस भी मार्क है ऑर्डर के अंदर। और 3 महीने का टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया कि इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाए, और 3 महीने का जो टाइम है आपका फरवरी में पूरा हो रहा है। साथ में जो डिपार्टमेंट के बाकी लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के साथ में जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जो लोग इन्वॉल्व हैं लोग, उन लोगों को भी ये बोला था कि आप उनकी भी सुनवाई करिए। और डिपार्टमेंट ने जो भी उनको नोटिस दिया, उनसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट निकले नहीं। अच्छा, कितने नोटिस दिए गए अब तक? जो डिपार्टमेंट्स थे, दूसरे डिपार्टमेंट्स थे या मस्जिद कमेटी के जो तमाम लोग थे, कितने नोटिस दिए गए? देखिए, उनको हियरिंग का प्रॉपर मौका दिया गया है। मेरे हिसाब से इनको 3 बार हियरिंग का मौका मिला है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कीजिए, और उनकी हियरिंग होने के बाद ही जो एक्शन है वो डिपार्टमेंट ने लिया है। साथ में डिवीजन बेंच का ऑर्डर है कि 3 महीने में इंक्रोचमेंट हटानी है, तो कोर्ट का ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने रिट फाइल की कि जो भी इनकी डायरेक्शन है उसको स्टे कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए।
उसकी सुनवाई एक दिन पहले हुई है और उसमें भी हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था कि भाई इसमें स्टे नहीं है। और इसी के मद्देनज़र कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में ये पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट हटाने की जो ड्राइव है वो चली थी। पिटिशन होता है, अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, जो दूसरा पक्ष है उसको वक्त दिया जाता है कि आप अपनी बात रखिए, नोटिस बाकायदा दिया गया। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आया, निर्देश आए, उसके बाद ही एक्शन होता है। अभी एक्शन लिया गया देर रात, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके की तस्वीरें वहाँ से आई, पत्थरबाजी की तस्वीरें वहाँ से सामने। जब आप सरकारी काम में इस तरीके से बाधा डालते हो, खासतौर पर जब कोर्ट के आदेश हो, तो उस मामले में कानून के तहत अगर आप हमें समझाएं बारीकी से कि क्या केस बनता है, किन धाराओं के तहत बनता है, और ये एक मानसिकता लोगों को समझ क्यों नहीं आती है। ये तो कोर्ट के आदेश के बाद है ना, ये तो इलीगल है ना, तो उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीर पत्थरबाजी वाली। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है तो मैं ज़्यादा तो इसमें नहीं बोलूँगा। बात सिंपल है कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम है सिक्योरिटी देने का, लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का काम है इंक्रोचमेंट हटाने का। तो पुलिस वहाँ पहली बात तो प्रेजेंट थी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी पत्थरबाजी हुई उसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं। अब ह्यूमन राइट तो पुलिस वालों का भी है, परिवार उनका भी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है। तो उनके साथ मेरी सबसे पहले सहानुभूति है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कर रहे थे। पत्थरबाजी और इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके के किसी भी, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी जगह पे इस तरीके का एक्शन या किसी तरीके का एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर ही कई सौ एकड़ ज़मीन है जो ऑलरेडी अभी भी इंक्रोचमेंट में है, उसके ऊपर भी ड्राइव चलेगी, उनकी भी जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगी। और इसके अलावा बहुत सारी और भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं हमारी नेशनल कैपिटल में चल रही हैं। लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, अब समझिए इस चीज़ के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन में भी चली रही है। तो अगर लोग रोड पे उतर आएंगे किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के अगेंस्ट, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हमारा देश जो है, देखिए, संविधान पे सबको भरोसा रखना चाहिए। अगर लोग बोलते हैं कि हमें अपने जो पॉलिटिकल लॉबी के लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, उन पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट के आदेश का तो पालन करें, उस पर भरोसा रखें। और उस पर भरोसा रखने का मतलब सिंपल है कि अगर आपको कोई ग्रीवियांस है कोर्ट के ऑर्डर से, तो उसको चैलेंज करने का प्रोसीजर है। नहीं, वो तो किया भी गया ना। ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक कोई पिटीशन फाइल नहीं, डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर था जिसमें बोला था कि 90 डेज में या 3 महीने के अंदर इसको हटा दीजिए, उसके अगेंस्ट उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया है, उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। तो अच्छा, तो ये विकल्प उनके पास अभी है? सबके पास था, ये तो सबके पास था ऑर्डर लेकिन अब इस पूरे मामले में जो पत्थरबाजी होगी, फिर ये किस तरीके का केस बनता है? अब क्या तस्वीर आगे बनती है इस पर? क्योंकि आपके पास विकल्प था, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप हाई कोर्ट गए, वहाँ पर आपकी पिटिशन को खारिज कर दिया गया क्योंकि आप उस तरीके के तथ्य जो है वहाँ पर दिखा नहीं पाए कोर्ट के समक्ष, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा फैसला लिया भी गया और हमने देखा भी कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। लेकिन अब जो विकल्प उनके पास थे, उन विकल्पों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ इस पूरे मामले में, लेकिन पत्थरबाजी हो गई। देखिए, जो रिट उन्होंने फाइल की थी वो खारिज नहीं हुई है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। उसमें नोटिस इशू हुआ है। अच्छा। एमसीडी, डीडीए, वक्फ बोर्ड, जो भी पार्टीज हैं वो सब अपना रिप्लाई फाइल करेंगे उसके अंदर। अच्छा। कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था कि भाई हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर था, वो सिंगल बेंच में रिट फाइल हुई थी, और जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट एसएलपी जानी चाहिए थी। अच्छा, स्टे नहीं देंगे, और उस बीच अगर स्टे नहीं देंगे तो उस बीच सरकार अपनी प्रक्रिया कर सकती है, मतलब एक्शन ले सकती है। जो भी 3 महीने का वक्त था, क्योंकि 3 महीने तक उनको जवाब देना था, तो सरकार इस तरीके का एक्शन ले सकती है, फिर जितना भी अवैध कब्जा है उसको तोड़ सकती है। मतलब मैं ये कानूनी तौर पर समझना चाहती हूँ, ताकि दर्शक जो हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो कम से कम एक क्लैरिटी रखें इस बात को लेकर। जी, देखिए, अगर डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर सरकारी महकमे के लोग उसको पालन नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ इनिशिएट हो सकती है। कोर्ट का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर कोर्ट को लगता कि इनके पास कोई भी चीज़ है ऐसी जो उनको रोक सके, इंक्रोचमेंट में दिखा सके कि लीगल है, तो वो रोकने के लिए कोर्ट स्टे दे सकते थे। स्टे नहीं मिला, इसका मतलब इनके बाकी लोगों के पास जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया था उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे ये शो करने के लिए कि ये एक्चुअली में हमारे पास लीगल अथॉरिटी है इस लैंड के ऊपर रहने की। अच्छा, ये कितना, जो जितना एकड़ ये इलाका है, ये कितना वो पूरा एकड़ इलाका है जो मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, जो
ख़ास तौर पर जहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ, कहा जा रहा है बारात घर था वहाँ पर और कुछ और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की थी, कितना एकड़ ये पूरा इलाका था? 36,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा। आप समझिए, आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था। आपने डिफेंस कॉलोनी का नाम सुना होगा। डिफेंस कॉलोनी में लगभग 3.48 एकड़ ओके। ज़मीन जो है उस पे इंक्रोचमेंट है और काफ़ी सालों से है, और वो भी उसके लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है एसटीएफ को कि जो भी कानूनी तौर पे जो एक्शन बनता है आप लीजिए। इस तरीके से और भी जगह हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है। अशोक विहार के अंदर एक स्कूल की जगह है, स्कूल के लैंड के अंदर भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा है, वो भी इंक्रोचमेंट है। उसके लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑलरेडी डायरेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि आपने एक सवाल पूछा था मुझसे अभी कि क्या एक्शन हो सकता है, देखिए अनलॉफुल असेंबली जो है वो अपने आप में क्राइम है। आप कोई क्राइम करेंगे तो अनलॉफुल असेंबली में सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई भी एक आदमी क्राइम करेगा और आप उस असेंबली का पार्ट है तो हर आदमी लायबल होता है। दूसरा सरकारी काम में बाधा डालने का है। तीसरा पथराव किया गया है। अब जो चोट लगी है दिल्ली पुलिस के जवानों को, वो चोट के बेस पे डिसाइड होगा कि 307 की धारा बनेगी, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर बनेगा या ग्रीवियस हर्ट बनेगा या सिंपल हर्ट बनेगा। मैंने मेडिकल एमएलसी नहीं देखी है, लेकिन कई सारी जो धाराएं हैं वो लग सकती हैं इसके ऊपर और लगती हैं। अच्छा, अब क्योंकि विकास सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि ये तस्वीरें ये पहली बार नहीं है। संभल में हमने देखा कि किस तरीके की तस्वीरें आई, वहाँ पर भी सीधे तौर पर जो है सरकारी काम में बाधा तो डाली गई, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। उसके बाद वाराणसी से हमने तस्वीरें देखी, अभी राजस्थान के चोमू से भी हमने देखा, वहाँ पर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसी तरीका ये जो एक मानसिकता लोगों के मन में अब बन चुकी है ना, खासतौर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें आना, ये क्या संदेश देती हैं? मतलब व्हाट डू यू हैव टू से ऑन? All I can say about this is कि there are few people in this country and they try to manipulate the minds of the young people, alright? जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए, और वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए किसी तरीके से भी कोशिश करते हैं, इस तरीके की मानसिकता लोगों में फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, इंटाइज किया जाता है, अबेट किया जाता है क्राइम कमिट करने के लिए। डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। जो भाषण है वो इस तरीके के दिए जाते हैं, और जो यंगस्टर हैं जिनको इस टाइम पे अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए, जिनको अपने आने वाले टाइम के करियर के बारे में सोचना चाहिए, वो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, पोलराइज होते हैं, और बाद में जो पुलिस एक्शन होता है सिर्फ वो झेलेंगे। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आता है उनको बचाने के लिए बाद में। अपने छतों पर आप पत्थर इकट्ठा कर देते हो, अफवाहें फैलाते हो, ऐसे आह्वान करते हो कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा नोटिस दिया गया, आपके पक्ष को भी मौका दिया गया, आपके पास अभी विकल्प भी। अच्छा, अब ये बताइए, मस्जिद की तो लड़ाई ही नहीं थी, मस्जिद की तो कोई लड़ाई ही नहीं थी इसमें। रीज़न बीइंग कि जो स्ट्रक्चर वहाँ पे मस्जिद है उसके रिलेटेड रूमर्स फैलाए गए। हाँ, रूमर्स फैलाए गए हैं, और उसके अलावा रूमर्स के अलावा कुछ नहीं था। जो मस्जिद के अलावा का जो बाकी का ढांचा है उसको तोड़ने की बात चल रही थी। जो इलीगल वहाँ पे डिस्पेंसरी चल रही है, जो बारात घर चल रहा है, जो इलीगल पार्किंग चल रही है, उसको तोड़ने की बात चल रही थी। पीडब्ल्यूडी का जो लैंड है, जो फुटपाथ घेर लिया है, उसको हटाने की बात चल रही थी। वहाँ तो डायरेक्शन भी उसी चीज़ का था। मस्जिद को तोड़ने का तो कोई डायरेक्शन भी नहीं था। अब लास्ट आपसे कमेंट लूँगी। अब क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से एक्शन ले लिया गया है, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, अब कानूनी पहलू आगे क्या चलेगा इसमें? क्योंकि सरकारी काम में जिस तरीके से बाधा डाली गई, पत्थरबाजी भी हो गई इस पूरे एक्शन में, अब दोनों पक्षों की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या विकल्प दोनों पक्षों के पास रहते हैं, और यहाँ से आगे आप केस किस तरीके से देखते हैं आगे? देखिए, जो ओरिजिनल पिटीशन थी वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है 3 महीने का डायरेक्शन के साथ, तो वो तो ख़त्म हो चुका है मामला। जो सिंगल बेंच के पास जो रेट पिटीशन फाइल हुई थी उसमें नोटिस इशू हो चुका है। उसमें डीडीए और जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जो सिंगल जज है वो देखेंगे कि क्या मतलब उनको अलाउ करना है, नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ वो लेके गए थे कि इस इंक्रोचमेंट को तोड़ने की बजाय जो एक्शन हो रहा है उसको क्वाश कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, वो ऑलमोस्ट इन्फ्रक्चर्स हो चुका है उनका रिलीफ। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि अगर उनको जाना होगा तो ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, बट डिमोलिशन तो हो चुका है ऑलरेडी। तो जो रिलीफ चाहिए था, जो पब्लिक लैंड है वो तो पब्लिक लैंड तो खाली हो चुकी है ना। अब पब्लिक लैंड तो सरकार को देखना है कि उस पब्लिक लैंड पे क्या करना है, पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए वहाँ क्या बनाना है, किस तरीके की सुविधाएं देनी है। लोग लाल किला देखने के लिए आते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पार्किंग बना दें लोगों के लिए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ बना दें जहाँ पे शॉपिंग कर सकें, लोग रह सकें, पार्क बना दें, आसपास के लोग यूज़ कर सकें उसको, वो गवर्नमेंट का काम है।
लेकिन जहाँ तक डिवीज़न बेंच की बात है वो मैटर ऑलरेडी कंप्लीट है। सिंगल जज के पास ये लोग गए थे, रिट उन्होंने फाइल की थी, वो मेरे हिसाब से इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है। बाकी कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं उस पर मेरिट पे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कोर्ट का भी डायरेक्शन उसमें आया नहीं है। तो यही हमने आपको एक कानूनी पहलू समझाने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बवाल, जो तनाव, जो अफवाहें फैलाई गई वो किस हद तक गलत थी। और अब आपने तो सरकारी काम में भी बाधा डाल दी। अब इसको लेकर एक तस्वीर जो है, एक अलग तस्वीर, ख़ास तौर पर भावनात्मक तस्वीर जो बनाने की कोशिश की गई इस पूरे मामले को लेकर। अब ना सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को भड़काने की इस पूरे मामले में कोशिश की गई है। लेकिन तुर्कमान गेट के पास जो फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके आसपास जितना भी अतिक्रमण था, वो कोर्ट के आदेश के बाद, बाकायदा नोटिस जारी करने के बाद ये पूरा एक्शन जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।